ईपीएस 95 हायर पेंशन ईपीएफओ 900 करोड़ की सब्सिडी और पेंशन कैलकुलेशन की रिपोर्ट पेंशनर्स का दावा। मनमोहन सिंह सरकार ने 2014 में न्यूनतम 1000 पेंशन तय की थी, जिसे मोदी सरकार ने 1 सितंबर 2014 में लागू किया था। सूचनाजी न्यूज छत्तीसगढ़। रामाकृष्णा पिल्लई ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। ईपीएस 95 हायर पेंशन से जुड़ा पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। पेंशन कैलकुलेशन पर आधारित पोस्ट को काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें लिखा है कि 2014 से पहले पेंशन योग्य वेतन सीमा 5000 और 6500 थी, तो आपकी पेंशन अधिकतम हो सकती है 650019701764.00। यह 19 साल की पेंशन योग्य सेवा के लिए है। 2014199519 साल। यह मोदी सरकार ही है जिसने पेंशन योग्य वेतन को 15,000 कर दिया। 1 सितंबर 2014 इसके अनुसार पेंशन भी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त लोग अब उच्च पेंशन पाने और उच्च पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं। निर्णय के पैरा 44 वी का उल्लेख करें। चूंकि वे ईपीएस के सदस्य होना बंद कर देते हैं, वे अब विकल्प का उपयोग करने और उच्च पेंशन प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। यह मेरे लिए उचित निर्णय लगता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक व्यक्ति जो अगस्त 2014 या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गया था, वह 2022 या 2099 में जीवित है तो वह विकल्प इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि सेवा में रहते हुए कोशिश करने वालों को लाभ मिलता रहेगा, बशर्ते वह योजना के पैरा 11(4) के अनुसार फिर से एक्सरसाइज करने का विकल्प चुने। हालांकि निर्णय में दिए गए कारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को अनुमति दी जो निर्णय की तारीख तक सेवानिवृत्त हो गए हैं और बाद में समय सीमा के भीतर विकल्प का उपयोग करने और उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत अपनी निहित शक्ति का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक विशेष मामले के रूप में इसकी अनुमति दी गई है। मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन हम एससी के कानून आदेशों का सम्मान करते हैं। सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ईपीएस न्यूनतम पेंशन के लिए 900+ करोड़ की सब्सिडी। पेंशनर्स ने लिखा, मनमोहन सिंह सरकार ने 2014 में न्यूनतम 1000 पेंशन तय की थी, जिसे मोदी सरकार ने 1 सितंबर 2014 में लागू किया था। इससे पहले कि हम बहुत कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। कम पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा के कारण 1000 से कम ईपीएस न्यूनतम पेंशन के समर्थन के लिए सरकार सालाना 900+ करोड़ की सब्सिडी प्रदान कर रही है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए कोई वैधानिक दायित्व नहीं था। याद रखें कि ईपीएस बचत कम पेंशन योजना है और आपकी पेंशन फंड में आपके कुल योगदान पर निर्भर करती है। ईपीएफओ आपके फंड मैनेजर के साथ। वैसे कृपया मुझे बताएं कि आपने अपनी सेवानिवृत्ति तक ईपीएस में कितना योगदान दिया। जब आप रिटायर हुए थे और रिटायर होने के समय आपकी सैलरी कितनी थी। आपके वाद विवाद से ऐसा लगता है कि आपने ईपीएस में लाखों योगदान दिए और आपको थोड़ा सा रिटर्न मिल रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपका योगदान सरकार के साथ नहीं है, यह ईपीएफओ आपके फंड मैनेजर के साथ है। वे उस पैसे को स्ट्रांग रूम में नहीं रख रहे हैं। वे इसे केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूति बाजार से संबंधित उपकरणों जैसे शेयर, डिबेंचर आदि में निवेश करते हैं, ताकि रिटर्न उत्पन्न हो। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित धन परिपक्वता के बाद ब्याज के साथ ईपीएफओ को वापस कर दिया जाता है। ईपीएस से आपको कितनी मिलेगी पेंशन? जानिए कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी जरूरी जानकारियां। यदि आपको ईपीएफ और ईपीएस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है
या फिर आप इन दोनों के बीच का अंतर नहीं जानते तो आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है ईपीएस? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसको ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। इस योजना से संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलता है। बता दें कि जो कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिसने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। ऐसा जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो। बता दें कि ईपीएस को 1995 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य भी शामिल हो सकते थे। नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। बता दें कि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है और नियोक्ता कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। जानिए योग्यता शर्तों के बारे में। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने से जुड़ी शर्तों के बारे में जानिए निम्नलिखित जानकारियां। आपको ईपीएफओ के सदस्य होना अनिवार्य है। आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो, आपकी उम्र 58 साल हो। बता दें कि आप 50 वर्ष की आयु होने पर ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप 2 साल 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को रोक भी सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलने लगेगी। जानिए ईपीएस के तहत कैसे करें पेंशन को कैलकुलेट। सदस्य अपनी की मासिक पेंशन राशि की कैलकुलेशन नीचे दिए गए फॉर्मूला के अनुसार कर सकते हैं। कर्मचारी का मासिक वेतन पेंशन योग्य वेतन x पेंशन योग्य सेवा 70 ईपीएस पेंशन योजनाओं के प्रकार। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। नीचे दी गई पेंशन के प्रकारों से ईपीएफ ग्राहक के परिवार के सदस्य को आय प्रदान की सुविधा मिलती है। 1. विधवा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन। विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन योग्य सदस्य की विधवा स्त्री के लिए प्रदान की जाती है। बता दें कि विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक इस पेंशन से मिलने वाली राशि का लाभ ले सकती हैं। मासिक वृद्धा पेंशन राशि ईपीएस 1995 की टेबल पर निर्भर करती है। बता दें कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रु कर दी गई है। साथ ही मासिक पेंशन योग्य सैलरी को 15,000 रु तक बढ़ा दिया गया है। 2. अनाथ पेंशन सदस्य की मृत्यु होने पर और उसकी कोई जीवित विधवा नहीं होने पर उसके बच्चे को मासिक विधवा पेंशन के मूल्य की 75% राशि मासिक अनाथ पेंशन ईपीएस ऑर्फन पेंशन के रूप में दी जाती है। यह सुविधा बड़े से छोटे क्रम में 2 जीवित बच्चों के लिए ही होगा। 3. बाल पेंशन सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार में जीवित बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन ईपीएस चाइल्ड पेंशन दी जाती है। इस पेंशन को बच्चे के 25 वर्ष तक पूरे होने तक दिया जाता है। ऐसे करें अपने ईपीएस अकाउंट का बैलेंस चेक। सदस्य अपने ईपीएस खाते का बैलेंस ईपीएफ पासबुक के जरिए जान सकते हैं। साथ ही आप ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर भी अपना यूएएन और पासवर्ड का डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। ईपीएस 95 योजना न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर पेंशन भोगी करेंगे विरोध प्रदर्शन। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ
कि ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रैली करेंगे। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) ने बुधवार को बयान में कहा कि वह अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेगी। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक करने समेत अन्य मांगों के समर्थन में इस रैली में देश भर के 50,000 पेंशन भोगी शामिल होंगे। पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीना है। बयान के अनुसार इस रैली के बाद पेंशन भोगी 8 दिसंबर से जंतर मंतर पर आमरण अनशन करेंगे। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, सेवानिवृत्त, ने कहा, हम अपनी मांगों के समर्थन में 7 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली करेंगे। यह हमारा अंतिम चेतावनी है। अगर हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो हम आमरण अनशन करेंगे। बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के किसी निर्णय पर पहुंचने तक अध्यक्ष राउत, महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत और मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल अनशन में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है। राउत का दावा है, 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन है।